वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पढ़ रहे हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रबंधकीय पारिश्रमिक। आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कंपनी के अंदर मैनेजरियल पर्सनल्स होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर एंड अदर डायरेक्टर। तो इनको काम करने के लिए ये जो काम करते हैं उसके लिए कंपनी इन्हें रेम्यूनरेशन पे करती है। तो अब हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनके जो रेम्यूनरेशन के रिलेटेड जो प्रावधान या प्रोविजंस बने हुए हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर्स, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। इससे में हम सबसे पहले लेते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन। पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा क्या रहती है, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो रेम्यूनरेशन कंपनी पे करेगी वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 11% जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 11% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं हो सकता है। फिर इसके अंदर आता है सेकंड पॉइंट। हम अगर मान लीजिए कोई ऐसा ये जो लिमिट है अधिकतम सीमा की राशि में ये चीज़ें नहीं जोड़ी जाएगी, जैसे जो सभा शुल्क होती है, सिटिंग फी पेबल टू द डायरेक्टर है, अगर वो नहीं जोड़ी जाएगी। पेशेवर सेवाओं के लिए अगर उनको देय शुल्क है वो नहीं जोड़ा जाएगा इसमें। और संचालक द्वारा उपलब्ध कराई गए सेवाएं पेशेवर प्रकृति की हैं, ये देखना पड़ेगा। और नामांकन व पारिश्रमिक समिति अथवा संचालक मंडल की राय में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संचालक ऐसे पेशे के लिए कार्य करने के लिए अपेक्षित योग्यताएं रखता हो। और दायित्व के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बीमा प्रीमियम की राशि इसमें जोड़ी नहीं जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, केंद्र सरकार के अनुमोदन से अधिक भुगतान। कभी भी ध्यान रखिए कि जो हायर पेमेंट विद द अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कि अगर इससे ऊपर जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग अगर दिया जा रहा है तो ठीक है, और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में, और उसके साथ साथ उस रिजोल्यूशन को आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल लेने के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिंग ऑन इंडिविजुअल एंड ओवरऑल रेम्यूनरेशन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत एवं कुल पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा, जिसमें द रेम्यूनरेशन पेबल टू एनी मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। किसी भी डायरेक्टर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को जो आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो वो 5% से नेट प्रॉफिट के 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर एक से अधिक डायरेक्टर है तो उनका 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन इन द केस ऑफ नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जिसको अपन बोलते हैं लाभ ना होना या अपर्याप्त लाभ होने की दशा में पारिश्रमिक। तो अगर कंपनी के पास ऐसी सिचुएशन है कि लाभ नहीं हुआ है तो इसके अंदर जो है शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इनको पेमेंट करना पड़ेगा। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट एबल टू कंप्लाई, अगर वो नहीं कर पाती है, इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रही है, इट शैल पे द रेम्यूनर ओनली विथ द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसको जो भी प्रीवियस अप्रूवल लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, लाभ ना होने अथवा अपर्याप्त लाभ होने की दशा में पारिश्रमिक में वृद्धि। ठीक है, तो अगर यदि ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि कंपनी का लाभ नहीं होने या अपर्याप्त लाभ होने के कारण जो शेड्यूल 5 है उसके प्रावधान लागू होते हैं, ऐसी स्थिति में यदि कंपनी के अंतर्नियम में या जो ठहराव है, अगर ठहराव हुआ है या कंपनी की साधारण सभा में कोई संकल्प पारित हुआ है तो या फिर संचालक मंडल की सभा में कोई संकल्प पारित हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है संचालक की पारिश्रमिक जो है रेम्यूनरेशन के अंदर इंक्रीज कर दिया जाएगा। और उस प्रावधान का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक जो इंक्रीज है शेड्यूल 5 में दी गई शर्तों के अनुरूप नहीं होगा। यदि उन शर्तों का पालन नहीं किया जा सकता है तो पारिश्रमिक में वृद्धि केंद्र सरकार के अनुमोदन से ही की जाएगी। ठीक है, अगर इंक्रीज कर रहे हैं लाभ नहीं है तो भी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। पारिश्रमिक का निर्धारण, संचालकों के पारिश्रमिक का निर्धारण निम्नांकित में से किसी
एक के द्वारा किया जाएगा। कैसे डिसाइड होता है? जो डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो पहला है आर्टिकल के द्वारा, सेकंड आता है इसके अंदर बाय द रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, संकल्प पारित करके साधारण सभा में, और विशेष संकल्प पारित करके साधारण सभा में इफ़ द आर्टिकल सो रिक्वायर। अगर आर्टिकल के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि विशेष संकल्प के द्वारा करना है तो विशेष संकल्प के द्वारा किया जाएगा। फिर हम लेते हैं इसके अंदर मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो उनको क्या रेम्यूनरेशन दिया, कैसे रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसका मोड क्या रहेगा, ठीक है, भुगतान की क्या विधि रहेगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि 3 तरीके हैं आप इसके अंदर उनको पेमेंट करने के लिए। बाय वे ऑफ मंथली पेमेंट, या तो आप उनको मासिक भुगतान के रूप में दे दो, या बाय वे ऑफ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी के शुद्ध लाभों में के एक निश्चित प्रतिशत में, या फिर पार्टली बाय वे ऑफ मंथली पेमेंट और पार्टली बाय वे ऑफ बाय द वे स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट, या आधी जो है वो आप मंथली पेमेंट के अकॉर्डिंग कर दो, और जो आधा बचा हुआ जो परसेंटेज बच रहा है जो भी नेट प्रॉफिट के अंदर से आप उसको देना चाहते हो, जो भी स्पेसिफाइड है वो आप उसको लमसम चाहो तो लमसम दे दो, या आप जो भी सेक्शन 197 सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग है वो आप दे सकते हो। ये हमारे जो प्रोविजंस हो गए वो है हमारे प्रोविजंस रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अब इसके अंदर 2 पॉइंट हम आगे देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर तो उन्हें भी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, और उसके क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले इनको जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। पहला 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट, इसका क्या होना चाहिए, जो नेट प्रॉफिट है उसका 1% से एक्सीड नहीं होना चाहिए इफ़ देयर इज अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर, ठीक है। और सेकेंड आता है 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट इन अदर केस, और अगर दूसरे केसेस हैं तो उसके अंदर 3% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर आता है इसके अंदर रेम्यूनरेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मैंने आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्वतंत्र संचालक भी पढ़ाया था। तो स्वतंत्र संचालक को जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, इट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। सबसे पहले तो उनको कोई भी स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया जाता है, एंड ही में रिसीव रेम्यूनरेशन बाय द फॉलोइंग वे। उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो इस तरीके से होगा। फीस फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको फीस दी जाएगी क्योंकि उन्होंने बोर्ड या कमिटीज़ की जो मीटिंग है उसको अटेंड करा है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस और पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड और अदर मीटिंग्स, अगर उन्होंने बोर्ड की मीटिंग में अगर कोई भी खर्चा किया है पार्टिसिपेशन से रिलेटेड वो दिया जाएगा। और थर्ड आता है प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव बाय द मेंबर्स। फिर इसके अंदर आते हैं, हम आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ और प्रोसीजर एज टू सर्टन एप्लीकेशंस, जिसमें हम देखते हैं कि पहला पॉइंट हम देखते हैं कि क्या तरीका रहता है एप्लीकेशंस को देने का। फॉर्म्स ऑफ और प्रोसीजर ऑफ सर्टन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। सबसे पहले एवरी एप्लीकेशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरल पर्सनल शैल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। कि कोई भी एप्लीकेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मैनेजरल पर्सनल, तो वो सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अरे सर